जी अब आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार आपसे भी समझेंगे कि जिस तरीके से हम मेटल्स में एक ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं और आज फिर से देखिए कॉपर के प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल बाज़ारों में काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। साथ ही आयरन ओर के प्राइसेस जो हैं एक उछाल लगा रहे हैं। ऐसे में आपके कौन से बेस्ट बेट्स हैं गौरांग जी इस पर्टिकुलर स्पेस से? तो देखिए, चाइना में जो भी खबरें आ रही हैं स्टिमुलस को लेकर के और अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, उसका एक सकारात्मक असर खास करके रियल एस्टेट सेक्टर चाइना में जो थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति में प्रभावित हुआ था, जो भी घटनाक्रम वहां पर खड़े हुए हैं उसको लेकर के। और स्थानीय मार्केट में यानी कि हमारे भारतवर्ष देश में जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है, उसके साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष में सृष्टि जिस तरीके से लागत खर्च को लेकर के शुद्ध मुनाफे के जो मार्जिन्स थे उसमें दबाव था। लेकिन अब वो सब इतिहास हो चुका है। हमें लग रहा है कुछ 6 या 7 विकल्प कुल मिलाकर के धातु क्षेत्र में खरीदारी की सूची में है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, अ, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी। ये सब कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना ये अनिवार्य होगा सृष्टि, कि अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश करते हैं, जिसकी राय हम देते हैं, तो आपके निवेश की जो समय सीमा है, वो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ी बहुत अवधि जो है समय की, वो लंबी होनी चाहिए, जिससे जो सकारात्मक खबरें आ रही हैं और जो आंकड़ों को लेकर के प्रभाव कंपनी के दाम, शेयर के दाम पर पड़ेगा, तो अनिवार्य होगा कि आप 1.5 साल, 2 साल की समय सीमा रखें, जिससे आपकी निवेश की गई पूंजी पर मेरे ख्याल से एक बहुत ही सकारात्मक सा लाभ मिल सकता है। छोटी मध्यम अवधि में टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उस पर तत्पर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी लंबी अवधि की समय सीमा की विचारधारा है, तो मेरे ख्याल से ये 6-7 कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉप बेट समझी हमने गौरांग जी से कि पूरे स्पेस में से कहाँ पर आप लंबी अवधि में पॉजिटिव रह सकते हैं, व्यू बना सकते हैं। पर जब आयरन ओन के प्राइजेस जो है वो ऊपर जाते हैं, ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होता है स्टील कंपनीज़ के लिए। पर ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरीके की खबरें हैं, ऐसा नहीं समझ आ रहा कि स्टील कंपनीज़ में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि अगर सुबह हम देखें तो चाइनीज़ स्टील कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वहाँ पे भी 5 से 7% का उछाल है। तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन इंडियन कंपनीज दिखाते ये शेयर आज फोकस में रहेगा। सुमंत कठपलिया जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है अब बोर्ड की तरफ से, और इस पर अब आरबीआई की मुहर का इंतजार है। अ, इस पर एक व्यू लेते हैं गौरांग सर। इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, अगर हम इनकी बात करें तो ये दो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो इस साल में अंडर परफॉर्म किए हैं दिग्गजों के मुकाबले, यानी कि एचडीएफसी बैंक को भी ले लीजिए या फिर आईसीआईसीआई बैंक को भी उसमें जोड़ लेते हैं। क्या ये खबर पॉजिटिव है बैंक के लिए? क्योंकि हमने देखा कि 1500 रुपए के आसपास जाके स्टॉक रुका था, फिर नीचे गिरा, उसके बाद फिर से थोड़ी रिकवरी आ रही है। क्या करना चाहिए इसमें? का आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो अगर आप तुलना करने जाएं निजी क्षेत्र के बैंक में, तो शायद आपको थोड़ा बहुत फीकापन इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां तक ऊपर के तरफ के दायरे का प्रश्न है। एचडीएफसी बैंक भी चल गया, एक्सिस बैंक चल गया, आईसीआईसीआई बैंक चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ापन आपको कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक में दिखाई दे रहा है। अगर आप आंकड़े की बात करें, नतीजों की बात करें, तो सुधार धीरे धीरे हो रहा है। परिस्थितियों में से उभरते हुए नाम है ये दोनों, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। और जो खबर है मेरे ख्याल से उसको लेकर के लंबी अवधि में आपको शायद थोड़ा बहुत सुधार और होता हुआ नजर आएगा। अगर आप निवेश और लक्ष्यांक की बात करते हैं लंबी अवधि की, तो कोटक महिंद्रा बैंक में 2200 के ऊपर के लक्ष्यांक है, अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो। और इंडसइंड बैंक पे जिसमें आपने प्रश्न पूछा है, वहां पर हमें लग रहा है कि शायद आपको 1750 1800 के पार के लक्ष्यांक लंबी अवधि में आते हुए दिखाई देंगे। और हमें ये भी लग रहा है कि अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र हमारे हमारी राय में अनिवार्य होगा रखने के लिए। क्योंकि आगे जा करके अगर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है, विकास दर को आगे बढ़ना है,
और उत्पादन को लेकर के भारतवर्ष में बड़ी-बड़ी क्षमता खड़ी होगी, तो जाहिर है आपको ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं, वो भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, जिस परिस्थिति में नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर आता हुआ दिखेगा। ईटी न्यूज़ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने आपको 19 सितंबर को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नई हाउसिंग पॉलिसी लाने वाली है और इसमें नया अपडेट ये है कि सरकार ने नई हाउसिंग पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट को जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले तो आपको बहुत बधाई। बताइए नया अपडेट क्या आ रहा है इसको लेकर? 19 सितंबर को ईटीना स्वदेश ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार अगले 2 हफ्तों के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आ रही है और उस खबर पर मोहर लगी है। 17 साल के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है मुंबई बेस्ड जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, क्योंकि नई पॉलिसी के अंदर जो ड्राफ्ट सर्कुलर इशू हुआ है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर रेंटल हाउसिंग के जो जोन्स तैयार किए जाएंगे और जो रीडेवलपमेंट होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा। ये तमाम बातें जो है नई हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में कही गई है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी वो सरकारी ज़मीन एक्वायर की जाएगी। जिस तरह से मुंबई के अंदर बड़े स्तर पर बड़ा लैंड बैंक है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, सॉल्ट डिपार्टमेंट का, तो ये जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए और जो हाउसिंग की कमी है मुंबई और मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, तो उसको पूरा करने के लिए और सब्सिडीज देने का भी जो मकसद रहेगा राज्य सरकार का। 3 अक्टूबर तक जो बाकी पक्षकार है उनसे सुझाव मांगे गए, यानी 1 हफ्ते से भी कम का समय दिया गया है और जिस तरह से माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है, तो मुमकिन है कि उससे पहले जो है वो सरकार पॉलिसी को लॉन्च भी कर दे और पॉलिसी इफेक्टिव भी हो जाए। तो बड़ा डेवलपमेंट 17 साल बाद मुंबई के रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, महाराष्ट्र के रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, जहां पर सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आई है। ठीक है अनुराग, काफ़ी अच्छी खबर आपने दी है और ये काफ़ी लोगों का सपना होता है अपना घर, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, घर नहीं बनता। तो सरकार अगर कोई योजना लेके आती है तो कई लोगों के सपनों को जोड़ देती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मकान भी है। गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग सर तो खुद महाराष्ट्र में मुंबई में ही रहते हैं, तो घर की इम्पोर्टेंस और वहाँ पे जगह अपनी होना, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। गौरांग सर, ये जो नई पॉलिसी की बात अभी उठ रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी और साथ में उसमें सरकारी ज़मीनों का भी इस्तेमाल होगा। देखिए वो लैंड बैंक खाली पड़ा रहता है, ये हमने कई जगह, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी लाइन से सेंट्रल वेस्टर्न या हार्बर, तो आपको दिखता होगा सारी जगहों पर। धीरे धीरे करके हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ और प्रोजेक्ट्स मार्केट्स में आ जाएं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं सर? डिम्पी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, एक वास्तविकता ये है डिम्पी के बंबई जैसे शहर में जमीन की उपलब्धि बहुत कम है और जिस प्रकार से एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में बंबई शहर उभरा था और उभर रहा है, तो घरों की मांग निरंतर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी। दूसरी वास्तविकता ये भी है डिम्पी के बहुत सारी जगहों पर जो इमारतें हैं वो पुरानी इमारत है, खास करके कुछ सेंट्रल और वेस्टर्न सबर्ब्स में, केंद्रीय सेंट्रल मुंबई में भी अगर आप देखने जाए तो कुछ जगह ऐसे जहां पर ग्राउंड प्लस 2 या ग्राउंड प्लस 3 के ढांचे हैं और वो ढांचे 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने। तो रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मौका है और ये वो हो भी रहा है। दूसरी तरफ जो सोसाइटीज होती है वो भी काफी पुरानी हो चुकी है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मौका है। ये जो भी नियम नए लेकर के सरकार आती है राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, तो एक अच्छे अंदेशे हैं उन सब लोगों के लिए जो एक ख्वाब या फिर एक सपना देखते हैं घर खरीदने का, लेकिन ये कितने हद तक वास्तविकता में जमीनी स्तर पर लागू करते हैं और उस पर कितना नियंत्रण आप रखते हैं, ये भी देखना अनिवार्य होगा। तो ये सब सभी कंपनियां हैं बंबई स्থাपित, खास करके जो डेवलपर्स हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, मैक्रोटेक हो गया, बाकी अन्य जो भी कंपनियां दक्षिण भारत में स्थापित थी वो भी अब बंबई में आ रही हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टीज एस्टेट जैसी कंपनियां, उबर रियलिटी जैसी कंपनियां हैं।
तो इन सब कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन एक ही चीज है, आप कितने हद तक जमीनी स्तर पर उसको लागू करते हैं और उसको कितना नियंत्रण में रखते हैं, ये देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। शेयर मेरी नज़र में और भी है, जस्ट मैं उसको देख ही रहा था, और उसमें सीमेंट कंपनीज़ हैं। आपको ध्यान है सीरीज़ के स्टार्ट में सीमेंट कंपनीज़ में अच्छी बाइंग आई है। अल्ट्रा, अंबुजा, ये दो शेयर तो काफ़ी एक्टिव हैं, है ना। इन दोनों में से क्या कोई और भी सीमेंट कंपनीज ठीक लग रही है? गौरांग सर, एक बार आपके पास में आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मानसून ख़त्म हो गया, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मानसून में कंजम्पशन एकदम से गिर जाता है, डाउन हो जाता है। मेरा थोड़ा कम मानना है। जब ये बारिश एक जगह पे थोड़ी, सब जगह पे थोड़ी हो रही है, आजकल तो बारिश भी ऐसी होती है, कई जगह बाढ़ है, कई जगह तो डेफिसिट भी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, अब इंफ्रा का जो काम है ना सर, वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और उसमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप सीमेंट डालो कल तक सूख जाएगा, ऐसा भी होने लग गया। अब तो केमिकल्स भी डलते हैं उनके अंदर। तो मैं थोड़ा इसमें कम बिलीव करता हूँ कि मानसून में कंजम्पशन गिर जाती होगी। लेकिन फिर भी चलिए मान भी लें, तो मानसून तो ख़त्म हो रहा है, तो मतलब कंजम्पशन एक्टिविटी वापस तेज़ हो सकती है। सीमेंट चलेगा सर? डिम्पी जी, अभी आपने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के प्रश्न पूछा था, तो रियल एस्टेट जो ढांचा खड़ा करते हैं वो ऐसे ही थोड़ी खड़ा होता है, उसमें सीमेंट भी जाता है और लोहा भी जाता है। और कार्यक्रम की शुरुआत में सृष्टि जी ने प्रश्न पूछा था धातु क्षेत्र को लेकर के। तो सीमेंट और लोहा या फिर मेटल्स, ये दोनों ऐसी कमोडिटी हैं जो पूरी तरीके से निर्भर है जिस प्रकार से निर्माण कार्य होता है। और निर्माण कार्य अगर तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है सीमेंट और धातु की खपत भी उतनी ही तीव्र गति से ऊपर होगी। आपकी बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बारिश के मौसम में आज से 5 साल या 6 साल पहले ऐसे माना जाता था कि सीमेंट के बोरियों के आवागमन के आंकड़े हैं वो निर्भर करता था बारिश के मौसम में कम। लेकिन पिछले 5 साल का अध्ययन मैंने किया है, मैंने अभ्यास किया है। 5 साल का अगर आप डेटा निकाल के देख ले तो जून से लेकर के सितंबर तक साल दर साल जो सीमेंट की बोरियों के आवागमन आंकड़े होते हैं वो साल दर साल ऊपर जा रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो पहले 21 दिन इंतजार करना पड़ता था वो स्लैब को सूखने के लिए, आज 24 से 48 घंटे में वो सूख जाता है और उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। 3 या 4 दिग्गज नाम है, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम खरीदारी की सूची में। मझौली कंपनियों में हमारी खरीदारी की राय है दालमिया भारत, रामको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉर्प, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और यहाँ पर भी डिप्टी जी, लागत खर्च को लेकर के पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध मुनाफे के आंकड़ों में दबाव था, अब वो भी इतिहास हो चुका है। जी, एक चीज़ आपसे ये समझनी थी कि देखिए जिस तरीके से चाइना रीओपनिंग की बातें हो रही हैं, डेटा आ रहा है, पॉलिसी सपोर्ट है, ऐसे में हम मेटल काउंटर्स में तो चाल देख ही रहे हैं, पर गौरांग सर, बाकी अन्य काउंटर्स पर भी या सेक्टर्स पर भी नज़र रखनी है क्या, जो कि चाइना थीम से रिलेटेड है? अगर कुछ नाम जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सेलेक्ट केमिकल काउंटर्स, शायद बैटरी मेकिंग कंपनीज, जहां से सेंटिमेंट अगर उस मार्केट में इम्प्रूव होता है तो क्या उसका थोड़ा रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में या भारतीय शेयरों पर भी आ सकता है गौरांग जी? तो सकारात्मक असर सृष्टि बिल्कुल पड़ सकता है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियां हैं। आपने बैटरीज की बात करी तो हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज है। लेकिन सृष्टि, एक चीज देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। देखिए, पहले तो चाइना से जो खबरें आती हैं उस पर आप कितना विश्वास करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश अगर स्टिमुलस या क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी भी कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और आप किस हद तक स्टिमुलस या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं और उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ेगा और खास करके आपके देश की मुद्रा पर किस तरीके से पड़ेगा। तो अ, असर इसका अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चाइना में प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं और किए गए थे भी पहले भी। लेकिन किस प्रकार से वो उभरता है और अर्थव्यवस्था कैसे सुधरती है वो देखना अनिवार्य होगा। एक क्षेत्र जो मुझे लग रहा है कि शायद धातु क्षेत्र पर तो हमने टिप्पणी पहले ही कर दी, लेकिन स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स मेरे ख्याल से यहाँ पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। और ये क्षेत्र ने, अगर आप देखें तो रुझान के मामले में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है। और शायद हमें लग रहा है कि चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, जो महामारी के बाद एक नया नियम
पूरे विश्व भर के देशों ने अपनाया था, उसका एक सकारात्मक असर स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स पर पड़ सकता है। या अपना टेक देने के लिए, पर सर जब आपने अपना टेक दिया ही है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल स्पेस पर, शायद एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है या इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है इस पूरी रीओपनिंग थीम से। तो सर अपनी टॉप बेट्स भी बताई दीजिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है या फंडामेंटली चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही हैं। बिल्कुल अनिवार्य होगा, ये प्रश्न पूछा है तो फिर क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी तो कर ही दी। तो नाम भी है, करीबन 5 या 6 नाम है सृष्टि इस क्षेत्र में। पिडिलाइट है, पीआई इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, यूपीएल है, आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो खरीदारी की सूची में। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा सृष्टि की, काफी सारी इन सब कंपनियों ने पिछले 2 साल में या 3 साल में बहुत सारे रुपए इन्होंने निवेश किए थे R&D में, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाने के लिए। जी हाँ, और कई सारी कंपनीज़ ने केपेक्स भी प्लान किए थे। अब देखिए शायद उनके नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी अपना टेक देने के लिए। तो चलिए इस थीम पर ज़रूर नज़र रहेगी। स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल प्लेस में कई सारे काउंटर्स हैं जो कि टॉप बेट्स में है गौरांग जी की तरफ से।